So now recording has been also started. Okay. Is my screen visible to all of you? Yes, sir. Yes. Can you share me nuclear particle PDF? I hope it will be not there. नहीं ये है नहीं. कोई भेजो भाई. क्या नाम है? सानिया है तुम्हारे पास? होना चाहिए. सर 1 मिनट चेक कर रही हूँ. सुष्मिता है क्लास में? सर न्यूक्लियर है. भेजिए. एंटायर न्यूक्लियर ना. भेजिए फट से व्हाट्सएप में. भेज दिया आपने? सर अभी नहीं भेजा, भेज रही हूँ. 2 मिनट. सर क्वांटा वाला नहीं है. शेयर नहीं किया मैंने सर. जो आपने बोला था वीडियो से नोट्स बना, वो मेरा पर्सनल नोट्स है मेरे पास. एक मिनट. मेरे पास होना चाहिए. I think we can do some basic properties from this one of the booklet as well. Let me share this one. थोड़ा सा वेट करना, मैं सारा पीडीएफ उसका निकाल रहा हूँ. मैंने दोनों ले लिए हैं. अब मैं इसको ऊपर सेव कर लेता हूँ. क्यों नहीं भाई?
हम्म, why I'm not able to open this? तो पहले ठीक है, ये मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, जिससे पढ़ना हो पढ़ सकते हैं। मैं जिसका जितना बोलूंगा उसको उतना से उस पीडीएफ से पढ़ना है, ठीक है। दो पीडीएफ में दिया है, बट मैं जिसका जहाँ पे बोलूंगा उसको वहीं पे पढ़ना है, ठीक है ना। अपने से कुछ नहीं करना है, समझ रहे हैं सब लोग? यस और नो? हेलो। Yes, sir. जिस टॉपिक को मैं जहाँ से पढ़ने बोलूंगा उसको वहीं से पढ़ना है, अपने से मनमोजी कोई नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, सो आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट। देखो, ये जो है मेजोरिटी ऑफ द चीज हम लोग इस पीडीएफ से करेंगे, दिस न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, बट मुझे जिसमें से जिस टॉपिक को जहाँ से पढ़ाना होगा, 2 टॉपिक्स है उसमें से मैं पढ़ाऊंगा, क्लियर है? बोलो भाई, किसी को दिक्कत है? इस पीडीएफ में पहले पार्टिकल फिजिक्स से स्टार्ट है, आई थिंक। हाँ, पहले पार्टिकल फिजिक्स है। पार्टिकल फिजिक्स लगभग छोटा सा टॉपिक है, मुझे लगता है कि ये पूरा पार्टिकल क्वार्क सहित जो है 45-50 पेज में शायद खत्म है। हाँ, यहाँ से न्यूक्लियर फिजिक्स शुरू है, पेज नंबर 44 से। ये जो क्वांटा इंस्टीट्यूट वाली पीडीएफ है बच्चों, उसमें पेज नंबर 44 से जो है न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट है। आप देख सकते हैं लेक्चर 1 न्यूक्लियर फिजिक्स, उससे पहले 44 पेज में पार्टिकल फिजिक्स है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसमें सबसे पहले यहाँ पे देखो मॉडल्स के बारे में लिखा हुआ है। ये कुछ मॉडल्स है जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जिससे एग्जाम में सवाल आता है, वो लिक्विड ड्रॉप एंड सेल मॉडल, ठीक है। सीएसआर नेट में तो न्यूक्लियर सेल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर स्पिन पैरिटी फोरग्राउंड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियर, इससे एक क्वेश्चन आता है, उसका ट्रिक बेस्ड है, सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे इंट्रोडक्शन है सेल मॉडल का। तो सेल मॉडल से हम लोग का शुरुआत नहीं है, हम लोग की शुरुआत है बेसिक ऑफ न्यूक्लियस, नहीं। हम लोग का शुरुआत कहाँ से है बच्चों? बेसिक ऑफ, बताइए मेरे साथ, बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज से शायद ना, हाँ या ना, यही है ना। बट इसमें शायद अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके है, उनका सिलेक्शन रूल है बेसिक न्यूक्लियर न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल में। एक बार इसमें चेक कर रहा हूँ कि इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस लिखा है कि नहीं, क्या तो गामा डीके है। तो बेसिक नहीं था, इसके लिए अलग से वीडियो दिए थे। नहीं, चेक कर लेता हूँ मैं, ये तो रेडियो एक्टिविटी आ गया। नहीं, रेडियो एक्टिविटी के बाद ये है, हाँ ये तो लिखा हुआ है, लेक्चर नंबर 19 है। ओके,
तो चलिए अगर इसमें है तब तो बढ़िया है। मैंने दूसरा जो यूपीएससी आईएएस वाला पीडीएफ है वो मैं इसलिए भेजा था, मुझे लगा इस पीडीएफ में शायद ये नहीं है, बट है। दिख रहा है सानिया आपको? यस सर, दिख रहा है कि यस नहीं? सर, So दिखा this is सर। lecture number 19. This is the first of the syllabus, basic static properties of a nucleus. क्या क्या प्रॉपर्टीज है भाई? तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं न्यूक्लियस के, वो जानना है कि एक न्यूक्लियस के अंदर रहते क्या क्या है। हाँ, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट यानी फैमिली मेंबर ऑफ ए न्यूक्लियाई। उसके बाद बहुत फेमस है दुनिया में आइसोबार, आइसोटॉप्स, आइसोटॉन्स और मिरर न्यूक्लियर, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनके बारे में बहुत अच्छे से समझ लेना है। फिर न्यूक्लियर मास एंड बाइंडिंग एनर्जी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर है एक यू, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट जिसको कहते हैं। फिर है पैकिंग फ्रैक्शन, फिर है बाइंडिंग फ्रैक्शन, फिर है न्यूक्लियर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी एंड मास डेंसिटी, फिर है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक मोमेंट्स, फिर है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, फिर है न्यूक्लियर रेडियस, चार्ज बाय मास रेशियो, न्यूक्लियर पोटेंशियल रेडियस, न्यूक्लियर रेडियस कैलकुलेशन, चार्ज कर्व। उसके बाद है स्पिन एंड पेरिटी जो हम सेल मॉडल से निकालते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स बातें हैं जो आपको जान लेना चाहिए। अब देखो, जो न्यूक्लियस है उसकी दो प्रॉपर्टीज है बेसिकली। न्यूक्लियस हैव टू काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, ये न्यूक्लियस हैव टू काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। पहला क्या है? स्टैटिक प्रॉपर्टी। स्टैटिक प्रॉपर्टी व्हेन न्यूक्लियस इज इन ग्राउंड स्टेट, जब न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में होता है उस समय न्यूक्लियस के जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं दैट रेफर टू बी स्टैटिक प्रॉपर्टीज, एंड व्हेन इट इज इन excited state then we call dynamic properties of the nucleus. Properties when nucleus under nucleus excitation और nuclear transformation और nuclear reaction, इन अगर वो excitation में, transformation में या फिर reaction में, then it is dynamic properties, right? Just a minute. Okay, so आप समझ गए होंगे हम स्टैटिक और डायनेमिक प्रॉपर्टी। एग्जाम में आएगा नहीं, बस जस्ट फॉर योर सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो तो बहुत बेसिक बात है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस, हाँ अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस को समझने से पहले भी ये पेज नंबर कितना है याद रखिएगा, 140 में हम लोग हैं। उसको समझने से पहले भी इस पीडीएफ से और थोड़ा बेसिक हम लोग जान सकते हैं। इस वाले में थोड़ा और अच्छा लिखा हुआ है, ये पीएससी का है। इसका भी सिलेबस लगभग शुरू में वैसे ही जैसे न्यूक्लियर का ऑलमोस्ट वही है जो आपका नेट जेआरएफ में। सो पहला वही है कि व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, साइज, बाइंडिंग एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, पेरिटी, मैग्नेटिक मोमेंट। देन सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर ये है बेसिक्स ऑफ न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, क्या क्या उनका प्रॉपर्टी जानना है भाई। न्यूक्लियस का साइज, बाइंडिंग एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, पेरिटी, मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। 1 2 3 4 5 चीज जानना है। और छठा जो बहुत बेसिक है कि भाई होता क्या है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस है क्या, न्यूक्लियस के बारे में देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है स्मॉल डेंस रीजन, है ना। स्मॉल मतलब बहुत छोटा सा रीजन है, डेंस है मतलब काफी हेवली पार्टिकल्स मौजूद है, नहीं। सो स्मॉल है, डेंस है मतलब डेंसिटी ज्यादा है। डेंस रीजन कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो, हर एक सॉलिड के अंदर, हम लोग कंडेंस मैटर पढ़ रहे हैं, सॉलिड के बारे में पढ़ा, हर एक सॉलिड के अंदर एटम्स होते हैं, नहीं। और फिर एक एटम को अगर उठाओगे तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर में उस एटम के बारे में पढ़ोगे। और हर एक एटम के जो अंदर है न्यूक्लियस होता है एक छोटा सा, जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हैं, जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, नहीं। आज हम लोग उसी छोटा सा जो पार्ट है उसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। हेलो, हाँ हाँ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आज ये जो अंदर में न्यूक्लियस है इसके बारे में, इसको आप अक्सर छोड़ देते थे छोटा सा डॉट बना के।
है ना। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से भी हम लोग ये पता चला था कि पॉजिटिवली चार्ज कोई रीजन है सेंटर में एटम का, नहीं, उसको न्यूक्लियस कहा था उन्होंने। अब आज उसी न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना है, तो इस न्यूक्लियस को आज थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लो, आज न्यूक्लियस को ही इतना बड़ा बना लो। तो उसके अंदर कौन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना, बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जो हॉल, ये छोटा सा जो डॉट था उसको जूम किया यहाँ पे, और इसके अंदर जो रह रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये उनके दो बस फैमिली मेंबर है, इसके अलावा यहाँ कोई नहीं होता। और ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, न्यूक्लियॉन्स। समझ में आया, क्लियर? मत बोल देना न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। ये जो एटम है उसके बीच में ये न्यूक्लियस है जहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, और जो बाकी खाली जगह है उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है ऑर्बिट में, है ना। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं। सो न्यूक्लियस क्या है, स्मॉल डेंस रीजन कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। डिस्कवर कब हुआ भाई न्यूक्लियस, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन 1911। रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग बहुत फेमस था, नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। क्या किया था उन्होंने, गोल्ड प्लेट लिया था एक, तो गोल्ड के एटम्स थे ये, और देखा गया जब अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम, हीलियम 24, है ना, पॉजिटिव चार्ज है ये, तो ये एटम के सेंटर से टकरा के 180 डिग्री पे रिकॉइल हो जा रहा था। इसका मतलब रिपेल बैक हो रहा था। इसका मतलब जो गोल्ड का एटम है उसके सेंटर पे, तो उन्होंने लॉजिक दिया कि सेंटर पे जरूर कोई पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, तब तो अल्फा पार्टिकल रिपेल बैक हो जा रहा है, मेजोरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, यानी सेंटर पे कोई पॉजिटिव चार्ज है और काफी डेंस है। तो उसी को उन्होंने डिस्कवर किया कि उसको सेंटर को नाम दिया जाए न्यूक्लियस। समझ में आए? बहुत सारे छोटे स्टेट के एग्जाम में सवाल पूछ लेता है कि डिस्कवरी कैसे हुआ था। समझ रहे हैं कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सो द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन 1911 यूजिंग रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। ठीक है, अब ये कैसा सिस्टम है, न्यूक्लियस एक कैसा सिस्टम है इसके बारे में जान लीजिए। तो ये एक बाउंडेड क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, बाउंडेड क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है। बाउंडेड का मतलब है सिस्टम का जो एनर्जी और नेगेटिव है उसको बाउंड करके रखा है, यानी पोटेंशियल कैसा है, अट्रैक्टिव पोटेंशियल है। अट्रैक्टिव पोटेंशियल मतलब नेगेटिव पोटेंशियल को अट्रैक्टिव कहते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल को रिपल्सिव बोलते हैं। और अगर पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाए, मतलब अगर रिपल्सिव पोटेंशियल हो जाए,
तो सिस्टम अनबाउंडेड होता है या स्कैटर्ड सिस्टम होता है। लेकिन अगर पोटेंशियल नेगेटिव है किसी रीजन में, तो उस रीजन में जो भी पार्टिकल रह रहे हैं वो अट्रैक्टिव पोटेंशियल फील करते हैं और सिस्टम बाउंडेड होता है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगेन आप एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल है, तो इनका एनर्जी डायनेमिक्स सब स्टडी करने के लिए आपको क्वांटम मैकेनिक्स ही चाहिए। आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन आप निकाल सकते हैं नहीं? जो न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स जो हैं, उनके आप आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन निकाल सकते हैं। वो भी जो है ना इलेक्ट्रॉन की तरह अलग अलग क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जब आप न्यूक्लियर सेल मॉडल पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल में रहता है, n=1 में, n=2 पे दो इलेक्ट्रॉन है ना, पॉली एक्सप्लोजन प्रिंसिपल है, तो एक में दो ही भर सकते हैं, अप एक डाउन, अप डाउन। उसी तरह जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर में जो न्यूक्लियॉन्स रह रहे हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये भी अलग अलग डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स में रहते हैं। प्रोटॉन का अलग फीलिंग होगा, न्यूट्रॉन का अलग फीलिंग होगा, है ना? समझ रहे हो? बोलो। एकदम सेम वैसा ही क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ भी लागू होगा। भाई तो है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन का भाई है ना, सब भाई बहनी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो या नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्वांटम स्टेट, और क्वांटम स्टेट मतलब कैन हैव डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी। अलग अलग क्वांटम लेवल्स का, स्टेट का अलग अलग एनर्जी होगा, अलग अलग मोमेंटम होगा। नहीं, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज के बारे में? यूजुअली न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट। यूजुअली मतलब ज्यादातर समय न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? जल्दी बोलो भाई। जल्दी बोलो। ग्राउंड मेजोरिटी ऑफ द टाइम न्यूक्लियस कहाँ पे रहता है? एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ ना एक बड़ा अच्छा टॉपिक लिखा हुआ है, पॉइंट। इस पॉइंट में बहुत गहराई है, समझना ध्यान से। देखो आज जो मैं ये थोड़ा तुमको डेप्थ में सब जो समझा रहा हूँ ना, ये सब बातें, दरअसल ये सब बातें जस्ट में डायरेक्ट आ भी सकता है कुछ भी इसमें से, लेकिन मैं तुम्हारा फाउंडेशन को एकदम धुआं धुआं करना चाहता हूँ, न्यूक्लियर। इसका जिंदगी में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, आप कुछ भी पढ़ो, बेस्ट लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है? देखो दरअसल क्या है, बाउंड्री न्यूक्लियस का डिसाइड करना कैसे होगा भाई? अच्छा, तुम लोग कभी सोचा, रदरफोर्ड ने ये कहा कि भाई ये एटम है, और इस एटम के सेंट्रल रीजन में कुछ पॉजिटिव चार्ज का डेंस रीजन है जिसको न्यूक्लियस कहा उसने, ऐसा ही कहा ना? हाँ बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। इसी को उसने न्यूक्लियस कहा, इस सेंट्रल डेंस रीजन को, स्मॉल डेंस रीजन को। अच्छा अब मुझे बताओ कोई कि इसका साइज कहाँ तक होगा? मैं चलो इस पॉइंट को सेंटर मान लिया, ठीक है, मैं इस पॉइंट को सेंटर मान लिया, एग्जैक्ट सेंटर पे, तो अब यहाँ से इसका साइज कहाँ तक लूं? यहाँ तक लूं, है कि यहाँ तक लूं, यहाँ तक लूं? तो ये एग्जैक्ट जो है न्यूक्लियस का बाउंड्री कहाँ पे होगा, कहाँ तक न्यूक्लियस कहलाएगा, इस एटम के अंदर कितना रीजन न्यूक्लियस कहलाएगा, यानी न्यूक्लियस और एटम का बीच का जो सेपरेशन का बाउंड्री होगा, वो बाउंड्री कैसे डिसाइड होगा? अरे बात समझ रहे हो या नहीं? कैन यू ड्रॉ ए सिंगल लाइन? भाई हाइड्रोजन एटम का साइज तो छोटा होगा ना, तो उसका तो न्यूक्लियस का साइज भी छोटा होगा, है? आयरन का बड़ा होगा एटॉमिक साइज, तो उसका न्यूक्लियस भी तो बड़ा होगा। अरे बोल हाँ या ना, बोल जल्दी। यस यस सर। तो क्या हर एक एटम का साइज या हर एक एटम के अंदर का न्यूक्लियस का साइज एग्जैक्ट बोला जा सकता है, या सिर्फ ऑर्डर की बात कर सकते हैं हम लोग? सर ऑर्डर क्या बोल बात सकते करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू या ऑर्डर? हैं। ऑर्डर।
कि भाई सेंटीमीटर के ऑर्डर में है या मीटर के ऑर्डर में है या मिलीमीटर के ऑर्डर में है या माइक्रोन के ऑर्डर में है या नैनोमीटर के ऑर्डर में है या एंगस्ट्रम के ऑर्डर में है। कोई मुझे बता सकता है एटम का ऑर्डर क्या होता है और सर वो न्यूक्लियस का? एंगस्ट्रम वेरी गुड। एटम का ऑर्डर क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर यानी एंगस्ट्रम। न्यूक्लियस का क्या होता है? न्यूक्लियस एटम से 10 छोटा का होगा या बड़ा? छोटा हो सर। न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻15 मीटर और छोटा। इसको फेदोमीटर बोलते हैं, फेम्टोमीटर। फेदोमीटर या फेम्टोमीटर। तो बोल हाँ या ना? इतना हाँ। बेसिक मालूम है कि नहीं जिंदगी में? जिसको नहीं मालूम है उसको ये पता होना चाहिए। तो देखो हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं, एग्जैक्ट थोड़ा बोल सकते हैं कि 2.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होगा। भाई किसी के लिए हो सके 6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर हो, किसी के लिए 0.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर हो। हाँ? अच्छा, एग्जैक्ट बाउंड्री भी डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ समझाया है कि मान लीजिए ये एक एटम है, मान लो ये उसके अंदर का ये न्यूक्लियस है। तो ये जो न्यूक्लियस का बाउंड्री हमने ड्रॉ कर दिया और बोल दिया न्यूक्लियस का रेडियस आर है, आर इक्वल टू 10 मीटर। ये कैसे डिसाइड कर लिया बाउंड्री? क्या वो तो एक डिफ्यूजन रीजन होगा ना। एग्जैक्ट तो हम ये नहीं कह सकते कि यहीं पे बाउंड्री है। मतलब ये एक बाहर में भी तो एक डिफ्यूजन रीजन रहेगा। मतलब एटम और न्यूक्लियस के बीच में एक डिफ्यूजन रीजन रहेगा जिसमें दोनों लोग अपना अपना क्या करेगा, क्लेम करेगा। वो बोलेगा नहीं हमारा भी है, हम इसको एटम मानेंगे, और ये बोलेगा ना हम इसको न्यूक्लियस मानेंगे। जैसे चाइना सी जो है, चाइना सी में लड़ा है ना। चाइना सी में किसके किसके बीच में लड़ा है मालूम है तुम लोग? एनीवन? साउथ चाइना सी में इधर से इंडोनेशिया क्लेम करता है, समझ रहे हो? जापान उधर से क्लेम करता है, इधर से चाइना क्लेम करता है, इधर से जापान क्लेम करता है, इधर से इंडोनेशिया क्लेम करता है, मलेशिया क्लेम करता है। सब बोलता है ना हमारा यहाँ तक है। सब अपना अपना बाउंड्री डिसाइड कर करेगा। ये अरुणाचल प्रदेश से ले लो इंडिया का। देखो भाई मेरा मैपिंग खराब है, सो डोंट मच जज मी, ठीक है? तो इधर कहीं पे अरुणाचल प्रदेश है ना, इतना रीजन में लगभग। तो अब देखो चाइना अपना बाउंड्री अलग मानता है। वो कहता है ना हम यहाँ तक है, वो अपना मैप में यहाँ तक दिखाता है। हम दिखाते हैं ना हम यहाँ तक है। तो ये रीजन क्या हो गया? बताओ, ये दोनों के बीच का रीजन को क्या बोलोगे? ये कह रहा है चाइना हम यहाँ तक है, इंडिया कह रहा है ना हम यहाँ तक है। तो बीच का रीजन इज काइंड ऑफ डिफ्यूजन रीजन, नहीं बाउंड्री क्लियर ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? मिक्स्ड स्टेट। बोलो हाँ या ना? तो बोलो हाँ या ना? समझ रहे हो? यस सर। तो न्यूक्लियस, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का रेडियस कहाँ तक होगा ये एग्जैक्ट कोई कैसे कह सकता है? यानी न्यूक्लियर रेडियस जो है एग्जैक्ट बोलना बहुत मुश्किल है, रादर देन प्रोबेबिलिस्टिक है। क्योंकि इसके बीच में भी एक बड़ा डिफ्यूजन रीजन रहेगा जिसमें दोनों का क्लेम है। नहीं एग्जैक्ट तो हम कह नहीं सकते। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? ये सब कहीं नहीं बताया जाएगा है? समझा रहा हूँ बाबू, किताब बहुत मिलेगा, यूट्यूब में लेक्चर बहुत मिलेगा ज्ञान, लेकिन जो कंटेंट तुम्हें दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सीख लोगे तो भला रहेगा तुम्हारा। एक ही बात तो जिंदगी में सीखना है अच्छा चीज। तो वही लिखा हुआ है कि द बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस विल बी ए डिफ्यूज्ड वन दैट इज प्रोबेबिलिस्टिक नेचर। प्रोबेबिलिस्टिक नेचर का मतलब क्या हो गया कि जो बाउंड्री है उसको 100% नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ तक पार्टिकल का पाए जाने का कितना प्रोबेबिलिटी है, या यहाँ तक कितना है, यहाँ तक कितना है, यहाँ तक कितना है, या यहाँ तक कितना है। समझ रहे? एग्जैक्ट वी कैन नॉट से। अरे बोल हाँ या नहीं? हाँ ऑर्डर हम लोग बोलते हैं, इसका जो साइज का एक एवरेज ऑर्डर लेते हैं वो कितना लेते हैं, ये रेंज में लेते हैं। बोल भाई बात समझ में आई ये लाइन या नहीं? कि usually nucleus is present in ground state and the boundary of nucleus will be a diffused one that is probabilistic nature। और ये डायग्राम समझ में आया? हाँ बोल हाँ या ना? यस सर। यस सर। ऊपर से हमने एक शब्द कहा था कि जो न्यूक्लियस है वो स्मॉल है और डेंस रीजन है। मतलब यहाँ से लेके इस न्यूक्लियर रीजन का जहां तक हम मान रहे हैं न्यूक्लियस, वहां तक डेंसिटी हाई होगा। उसके बाहर जाओगे तो धीरे धीरे डेंसिटी क्या होने लगेगा, इस पॉइंट का डेंसिटी गिरने लगेगा।
तो देखो इसका डायग्राम बनाया जाता है, एग्जाम में पूछ सकता है ना ये सब चीजें। ये मान लो है न्यूक्लियर डेंसिटी रो वर्सेस जनरल डिस्टेंस स्मॉल आर। तो ऐसा देखा गया कि जहां पे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है, मतलब जहां तक न्यूक्लियस का रेडियस है, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लगभग ऑन एन एवरेज, उस पॉइंट तक देखा गया कि जो न्यूक्लियस का डेंसिटी वो कांस्टेंट है। यानी जहां तक न्यूक्लियस का क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र में डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो बोल हाँ या ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि न्यूक्लियस का डेंसिटी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मास है पर यूनिट वॉल्यूम, हर एक यूनिट वॉल्यूम में वो सेम है। लेकिन उसके बाद जैसे बाहर जाओगे तो फिर शार्पली गिरता है, डेंसिटी गिर के जीरो हो जाता है, मतलब कोई न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। बहुत यहाँ आगे खोजोगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम के अंदर, इस पॉइंट पे नहीं मिलेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। समझ रहे हो, शार्पली गिरता है, हैं? समझ रहे हो कि नहीं? सेंटर से डेंसिटी कांस्टेंट, न्यूक्लियस के रेडियस तक कांस्टेंट, जैसे न्यूक्लियस के बाहर जाओगे न्यूक्लियर डेंसिटी धड़ाम से जीरो। अरे बोल डायग्राम समझ में आया कि नहीं? यस सर, यस सर। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल्सो डेंसिटी विल बी कांस्टेंट विथ इन ए सर्टेन रीजन। जितना रीजन तक डेंसिटी कांस्टेंट रहे वहां तक मान लो न्यूक्लियर रेडियस। तो देखो एग्जैक्ट न्यूक्लियर साइज बताना बहुत मुश्किल है। देखो तुमने सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है, सबसे पहला बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज में? क्या लिखा हुआ है? बोल क्या लिखा हुआ है? साइज साइज लिखा लिखा है ना? तो साइज का कहानी समझ में आया? वेरी गुड। इन न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है सबको मालूम है? स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत मजबूत, शॉर्ट रेंज मतलब बहुत कम डिस्टेंस तक वो काम करता है न्यूक्लियर फोर्स। ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियन होता है, मतलब उसके चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, रादर देन ये स्पिन पे डिपेंड करता है। यहाँ क्वेश्चन आएगा यहाँ से भाई, हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डेंसिटी वाला जो है ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हैं? क्या बोल रहा है ध्यान से समझो। न्यूक्लियस के अंदर मतलब इस रीजन में एक फोर्स काम करता है। वो फोर्स कैसा है? पहली बात स्ट्रांग है, मतलब उसका वैल्यू बहुत हाई है, इसका ये मतलब हो। एक एक टर्म का मतलब समझो। शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज है इसका मतलब बहुत कम डिस्टेंस पे काम करता है। मतलब मान लो एक प्रोटॉन यहाँ खड़ा है, एक न्यूट्रॉन यहाँ है, एक प्रोटॉन यहाँ है, एक न्यूट्रॉन यहाँ है, एक प्रोटॉन यहाँ है। अब देखो ये प्रोटॉन इसके बीच, इसके इस न्यूक्लियर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो न्यूक्लियर फोर्स है स्ट्रॉन्ग फोर्स, वो काम करेगा, इसके बीच काम करेगा। लेकिन हो सके इसके और इसके बीच में बहुत स्ट्रिक्टली काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि शॉर्ट रेंज में ही लगता है, बहुत दूर जाओगे तो काम नहीं करेगा। समझ रहे हो, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो है बहुत दूर में जीरो हो जाता है। तो ये शॉर्ट रेंज हुआ। दूसरा ये अट्रैक्टिव भी होता है नेचर में। कैसा होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव का मतलब कंफर्म हो गया कि पोटेंशियल कैसा होगा? नेगेटिव होगा। भाई यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स स्ट्रांग है, मतलब भाई फोर्स और पोटेंशियल एक दूसरे से लिंक है। जहाँ फोर्स है वहाँ पोटेंशियल है, और अगर फोर्स अट्रैक्टिव है मतलब पोटेंशियल कैसा होगा? नेगेटिव होगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोल हाँ या ना, मतलब सिस्टम कैसा है? बाउंड सिस्टम होगा। वही तो ऊपर लिखा हुआ था ना, लिखा था कि नहीं? बाउंडेड सिस्टम होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? बाउंडेड होता है, मतलब ऑफकोर्स अट्रैक्टिव पोटेंशियल होगा, मतलब ये जो न्यूक्लियर पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा, नहीं शॉर्ट रेंज होगा, स्ट्रांग होगा, और चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियन, मतलब चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच पे उतना ही लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। जैसे आपने कूलाम फोर्स पढ़ा है ना, वो चार्ज के बीच लगता है, दो चार्ज के बीच। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स, ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। दूसरा ये स्पिन पे लेकिन डिपेंड करता है,
ध्यान रखिएगा, चार्ज क्यू पे तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन स्पिन पे डिपेंड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? याद रखिएगा अभी इतना, एक स्पेशल टॉपिक पढ़ना है, अभी चिंता मत करना। देखो कहीं पे लिखा होगा, हाँ लिखा है ना, सैलिएंट फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। तो 7-8 प्रॉपर्टीज है, यही सब फिर से पढ़ना है, डोंट वरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल बेसिक्स है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, दो प्रोटॉन के बीच जितना न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के फेस सब बराबर होगा। मतलब दो न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स, या फिर दो प्रोटॉन के बीच लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स, ऑल आर मैग्नीट्यूड वाइज सेम। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी लग सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लग सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, स्पिन पे डिपेंड करता है। और हमें मालूम है क्या, प्रोटॉन का भी स्पिन हाफ है और न्यूट्रॉन का भी स्पिन क्या है, हाफ है। बोल भाई, कोई दिक्कत किसी को? है नहीं ना? ठीक है, इसीलिए जो डेंसिटी है या डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूक्लियन का, वो यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 सबके बीच लगने वाला जो शॉर्टेज न्यूक्लियर फोर्स है वो बराबर है। दूसरा, व्हाट इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस? न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा भाई? तो न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं, जो भी होता है वो प्रोटॉन में होता है। तो काउंट कर लो, किसी न्यूक्लियस में चार्ज काउंट करना है तो उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन का चार्ज होता है +1, तो +1 एक प्रोटॉन का चार्ज, और देख लो उस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है। प्रोटॉन का नंबर कैसे निकालते हैं? जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन नंबर होता है, यानी जेड। यानी कि टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना हो गया, जेड प्लस जेड। अरे बोल हाँ या ना? आप लोग को न्यूक्लियस का प्रेजेंटेशन मालूम है ना, ये वाला? मान लो ये कोई एटम है, सॉरी एटॉमिक प्रेजेंटेशन है ये, एक्स। तो उसमें नीचे जो होता है वो होता है जेड, लेफ्ट साइड में। इधर जो होता है वो होता है ए, और यहाँ जो होता है वो होता है एन। कई बुक में क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा, एक्स जेड ए, ऐसा भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ जो होता है जेड, जेड का मतलब होता है, इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ये जो एटॉमिक नंबर है वही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा सेम होते हैं किसी न्यूक्लियस में, एटम में। इन एनी एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर ऑलवेज सेम, एंड वो का वैल्यू नंबर कितना होगा, दैट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब बचा भाई मास नंबर। तो एटॉमिक मास जो कैलकुलेट होता है, एटॉमिक मास नंबर ए जो होता है, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन। तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लो, कितना हो गया, मास नंबर माइनस जेड। यानी जो मास नंबर है, उस मास नंबर में अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन घटा दिए या इलेक्ट्रॉन, जो बोल लो जेड को, तो आपको न्यूट्रॉन का नंबर मिल जाएगा। यानी ए माइनस जेड करने पे एन मिलेगा। ठीक, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ए का मतलब क्या है, मास नंबर। मास नंबर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नीचे जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कहना है। एन क्या है, राइट साइड में जो लिखते हैं उसको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बोल भाई, किसी को दिक्कत? तो किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे? जेड। किसी भी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे, जेड। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, +E। तो टोटल न्यूक्लियस का चार्ज कितना हो गया, +ZE, क्योंकि ओनली प्रोटॉन विल कंट्रीब्यूट टू द चार्ज। दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन? एटॉमिक नंबर जेड। ए किसी केमिकल प्रॉपर्टीज में भाग नहीं लेता। व्हाट अबाउट मास? वेरी इंपॉर्टेंट। मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन कंपेरेबल होता है, लगभग लगभग, लेकिन डिफरेंस है। कौन बड़ा है थोड़ा सा? न्यूट्रॉन का मास बड़ा है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हायर,
समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हायर, बट जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेना हो तो लगभग बराबर भी ले सकते हैं कई जगह, ध्यान रखना स्पेशल केस में। लेकिन अगर स्लाइटली बात करेगा तो न्यूट्रॉन इज हायर। मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितना होता है इलेक्ट्रॉन के टर्म में, पढ़ाए हम हाइड्रोजन एटम क्वांटम मैकेनिक्स में कितना पढ़ाए, 18 दूना 36 पढ़ाए थे ना ट्रिक, 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो भाई ये चैप्टर फैक्चुअल है, यहाँ से बहुत कुछ रट्टा मारना है, ठीक है, याद करने वाला चैप्टर है, बहुत कुछ लॉजिक नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू रिमेम्बर सम फैक्ट्स, जो है बात क्लियर है। ऐसा नहीं कि दूसरे मास्टर के पास पढ़ोगे दूसरे कोचिंग में तो याद नहीं करना पड़ेगा, वो भी यही पढ़ाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कहीं पढ़ लो पूरे भारत में, ठीक है। सो रिमेम्बर दिस फैक्ट्स। दो तरह का प्रॉपर्टीज, स्टैटिक प्रॉपर्टीज जैसे साइज, स्पिन, मोमेंटम, ये सब। डायनामिक प्रॉपर्टीज जैसे न्यूक्लियर रिलैक्सेशन, डिकेज, ये सब न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिलैक्सेशन, न्यूक्लियर डिकेज, उनको डायनामिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। तुम्हें क्या पढ़ना है, पहले स्टैटिक प्रॉपर्टीज। फिर बाइंडिंग एनर्जी एक टर्म समझना है तुमको, क्या है भाई बाइंडिंग एनर्जी, कौन बताएगा? अच्छा यहाँ ना थोड़ा मास ऑफ न्यूट्रॉन गूगल करके और मास ऑफ प्रोटॉन देख लेना, ठीक है। आई थिंक मास ऑफ प्रोटॉन 938 एटॉमिक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है पर सी स्क्वायर, शायद एटॉमिक मास यूनिट में ऐसा। और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो एक ज्यादा होता है, 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ये तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, प्रोटॉन से एक ज्यादा है उसका, न्यूट्रॉन का। तो एक इस वैल्यू को रखना। और केजी में प्रोटॉन का तो मुझे पता है 1.67 10 का पावर -27 केजी। न्यूट्रॉन का इससे थोड़ा ज्यादा होता है, देख लेना, बट ऑर्डर वही है 10 का पावर -27 केजी। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में ये 938 और न्यूट्रॉन का 939। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, सॉरी मास। कैसे? E बराबर mc स्क्वायर है ना, तो एनर्जी का यूनिट हो गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सी स्क्वायर लाके डिवाइड कर दो तो बचा मास, यानी मास का यूनिट क्या हो गया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है एटॉमिक मॉलिक्यूलर में ये यूनिट मास का, केजी में तो बिल्कुल यूज नहीं होता, ठीक है। चलिए एक कॉन्सेप्ट है बाइंडिंग एनर्जी, नाम तो सुना ही होगा, सुना है कि नहीं? क्लास 12 से पढ़ना था, नाम मत बोलना, थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी? देखो एक सिस्टम 1 कंसिडर करो, केस 1, और ये सिस्टम 2 यानी केस 2। यहाँ पे ये अभी एक न्यूक्लियस है, तो जब ये न्यूक्लियस बना होगा तो जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को आपस में से सामने एक डेंस रीजन में लाने के लिए, यानी न्यूक्लियस बनाने के लिए आपस में उनको सामने लाया गया होगा, तो हमें कुछ ऊर्जा की जरूरत पड़ी होगी, कुछ एनर्जी देना पड़ा होगा सिस्टम को, दैट इज न्यूक्लियस बना कैसे, प्लस सम एनर्जी करने पे। लेकिन जब फिर यही न्यूक्लियस टूटेगा, मान लो जब न्यूक्लियस बना तो न्यूक्लियस का मास है m1 और एनर्जी है E1। लेकिन जब फिर से न्यूक्लियस मान लो टूट जाए और न्यूक्लियस अलग अलग हो जाए, सेपरेट, इंडिपेंडेंट, आइसोलेट हो जाए, हैं, तब इनका जो इंडिविजुअल टोटल एनर्जी है, इसका 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 उसका सम कर दो तो वो एनर्जी मास है m2 और वो टोटल एनर्जी E2। इंडिपेंडेंट मास मतलब सॉरी इंडिविजुअल मास का सम, यहाँ एज ए होल न्यूक्लियस का मास है m1, और जब ये ब्रेक हो जाए और अलग अलग ये न्यूक्लियन सब अलग हो गए और उनका मास का सम क्या है, दैट इज m2। तो भाई जो उनको इकट्ठा लाने में जो एनर्जी हमको खर्च हुआ था, बाइंड करने में, एक साथ लाने का मतलब है बाइंड करना, तो उसके लिए जो एनर्जी खर्च हुआ उसका नाम हुआ बाइंडिंग एनर्जी। तो जब ये फिर सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे, तो एनर्जी तो नष्ट नहीं ना हो सकता, तो ऊर्जा फिर रिलीज हो जाएगा। अरे बोल हाँ या ना, तो ऊर्जा रिलीज कैसे होगा? हाउ दैट एनर्जी विल रिलीज? मास के फॉर्म में, E बराबर mc स्क्वायर, पढ़ा है ना? yes sir, इसका मतलब ये जो इंडिविजुअल मासेस हैं इनका जब सम करोगे m2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन m1, यानी इंडिविजुअल जो न्यूक्लियॉन्स है इनका जो मास का सम है
वो अक्सर बड़ा होता है किसके मास से, इनके इंडिविजुअल मास से। मतलब इनका जो एज ए होल जो न्यूक्लियस है उसका मास अगर मान लो 10 kg है, तो जब इंडिपेंडेंट मास को इनका जोड़ोगे तो हो सके 10.2 kg है। समझ रहे हो? यानी देयर इज ए मास डिफरेंस। यानी m2 माइनस m1 कुछ तो वैल्यू आएगा ना, उसको कहते हैं डेल्टा m। किसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। बोलो सुना है कि नहीं क्लास 12 में ऐसा कुछ नाम है? सुना था ना मास डिफेक्ट? अरे बोल हाँ या ना। इस मास Yes, sir. डिफेक्ट डेल्टा एम में जब तुम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी बन जाएगा। इसी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। बोल हाँ या ना। क्यों इसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी? क्योंकि इतना ही एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए बाइंड करने के लिए वापस इन लोग को। बोल बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. देखो यहाँ लिखा हुआ है, अब वही भाषण। एनर्जी नीडेड टू ब्रेक ए न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स, या फिर एनर्जी रिलीज व्हेन न्यूक्लियॉन्स कम्स टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है, जो भाषा समझना है समझ लो। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन सिस्टम 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन सिस्टम 2। नंबर तो बराबर है, यहाँ जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है यहाँ भी उतना ही है, बट मासेस आर डिफरेंट। नहीं, m2 is slightly greater than m1, यानी e2 is slightly greater than e1। लोअर एनर्जी हायर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है? लाइफ टाइम। किसका मास ज्यादा है? इसका मास ज्यादा है। इस सिस्टम का इसमें क्या है? ये आइसोलेटेड है? m2 ज्यादा है ना आइसोलेटेड सिस्टम में। और जो बाउंडेड सिस्टम है न्यूक्लियस हमारा, जिसमें आपस में बाइंडेड है सारे न्यूक्लियस, इसका मास m1 छोटा है। अब मास कम है मतलब एनर्जी E1 भी कम होगा, छोटा ही होगा। यानी ये सिस्टम जो है, यानी जो न्यूक्लियस है जो बाउंड है, वो ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए नेचर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया, इसीलिए नेचर एटम का फॉर्मेशन किया, इसीलिए फिर नेचर सॉलिड का फॉर्मेशन किया, और इसीलिए आप और हम और ये जगत बन पाए इतने खूबसूरत। ठीक है, अभी मैं कुछ दिन पहले ललन टॉप में एक स्पीच देख रहा था, उसमें 2 मुस्लिम लीडर थे, मुझे ज्यादा नाम याद नहीं रहता, बट बहुत फेमस दोनों लोग थे वो। एक स्कॉलर था, एक मुस्लिम रिसर्च स्कॉलर, और एक बड़ा फेमस नाम है, वो मूवी इंडस्ट्री में भी है वो। तो ललन टॉप में गॉड है या नहीं, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, उस पर उनका स्पीच चल रहा था। दोनों ने अपना अपना दलील दिया। एक बंदा था जिसने कहा कि गॉड नहीं है, और दूसरा ने कहा कि गॉड है, भगवान अल्लाह ने या फिर जो भी एनर्जी उसने सब बनाया है। तो मेरे को लगा कि उनको न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा दूं, बाइंडिंग एनर्जी। फिर मैं सोचा कि चेक में सब फिर लोग टारगेट करेगा समझ रहे हो? तो उनको ये समझाना चाहिए कि नेचर क्यों बना। तो उन्होंने कहा इतनी खूबसूरत दुनिया बना कैसे? अब उसमें से एक जो बंदा था जिसने कहा कि गॉड एग्जिस्ट करता है। अब चूंकि मैं साइंस का आदमी हूँ तो मेरे लिए थोड़ा देखना इंपॉर्टेंट है, तो मैं 2 के स्पीड में करके ऐसे पार कर करके मैं बस ये लॉजिक देखना चाह रहा क्या दलील लोग दे रहा है। आई वॉज इंटरेस्टेड टू। तो जो सेकंड बंदा है वो कह रहा है गॉड एग्जिस्ट करता है, और उसने लॉजिक दिया, बोला कि मान लीजिए आप एक ऐसा आइलैंड में जाते हैं एक दिन अचानक दुनिया में, जिस आइलैंड में पहले कोई इंसान नहीं आया, और वहां आपको एक खूबसूरत सा पिंक कलर का बॉल दिखता है, और फिर बहुत सारे अलग अलग कलर के दिखते हैं, रेड दिखते हैं, ब्लू दिखते हैं, ऐसे बॉल दिखते हैं, फुटबॉल दिखते हैं मान लो। तो कहते हैं आपके मन में ये सवाल तो आएगा ना, ये बॉल यहाँ आया कहाँ से? पिंक ही क्यों आया, ब्लू क्यों नहीं आया, रेड क्यों नहीं आया? तो वो इस तरह से लॉजिक देता है, डिफेंड करता है खुद को कि फिर ये लाया किसने, उसमें तो पहले कभी कोई इंसान गया ही नहीं उस आइलैंड में, तो बनाया किसने इस बॉल को? तो कहता है कि दुनिया में गॉड एग्जिस्ट करते हैं, वो रात को आते हैं आइलैंड में, खूबसूरत सा रहते हैं उसमें, और उन्हीं का फुटबॉल खेलते खेलते ले जाना भूल गए, छूट गया था। समझ रहे हो?
मतलब वो ऐसा लॉजिक देते हैं कि वो बिग बैंग थ्योरी सब नहीं मानते वो, समझा ना, वो दोनों धार्मिक आदमी है, उन लोग एक व्यक्ति शायद साइंस का लॉजिक ये दे रहा था, ये धर्म पे दे रहा था पूरा, तो उसका ये लॉजिक था, तो वो ये सब नहीं मानता बिग बैंग। अब बताओ, हमारा तो बाइंडिंग एनर्जी कुछ और बोल रहा है भाई, हमारा बाइंडिंग एनर्जी बोल रहा है भैया अगर अलग अलग न्यूक्लियॉन्स रहते हैं तो उनका जो मास सम करके देख लो भाई, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, इजी सा एक्सपेरिमेंट है, उसका मास m2 होगा। हमारे साइंटिस्ट भाइयों ने देखा कि वो जब साथ में मिलके ऐसे न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर रहता है, एक बाउंड सिस्टम है न्यूक्लियस, तब उसका मास जो m1 है वो छोटा है, m1 छोटा है किससे, m2 से। इस केस का जो एनर्जी है वो भी छोटा होगा m2 E2 से। और भाई एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, लोअर द एनर्जी मोस्ट स्टेबल द सिस्टम, जितना एनर्जी कम होगा सिस्टम उतना स्टेबल। तो E1 ज्यादा स्टेबल होगा, यानी M1 वाला केस ज्यादा स्टेबल होगा, यानी सिस्टम 1 ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए जो न्यूक्लियॉन्स है वो आइसोलेट रहने के बजाय आपस में बाउंड रहना प्रीफर करते हैं। एंड नेचर ऑलवेज लव सिमेट्री, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इसलिए नेचर बना, नहीं तो कुछ नहीं बनता। अरे बोल, समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो उसका आंसर है उस बंदे का, एक दिन आइलैंड में आप गए और वहाँ जो खूबसूरत बॉल दिखा, उस बॉल को किसने बनाया? तो किसने बनाया? बाइंडिंग एनर्जी ने, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी टू मेक द सिस्टम। मतलब ये मैं दलील दे रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं फिजिसिस्ट हूँ तो मैं फिजिक्स का ही दलील दूंगा। अब मुझे बाकी अच्छा सब्जेक्ट का नॉलेज थोड़ा। सर, हम्म, सर ये एसकेडी बाइंडिंग सर बोल एनर्जी रहे पे थे कोई कि सवाल है तो फिर सर मतलब वो इस जो बता रहे थे उसको थोड़ा सा मैं सर वो था कंफ्यूजन थी मुझे। सर एसकेडी हाँ। सर बोल रहे थे कि समथिंग कैन नॉट कम फ्रॉम नथिंग। हम्म, तो सर वो मतलब उस चीज को कैसे मतलब फिर एक्सप्लेन किया गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गॉड मतलब मतलब सर वो दिमाग में देखो यार, ये जो गॉड का सवाल है ना, ये अभी मेरे को भी पूरा आंसर नहीं मिला है। मतलब यूनिवर्स मैटर, मैं तो पूरे यूनिवर्स को मैटर मानता हूँ बीइंग ए फिजिसिस्ट। अरे E बराबर mc स्क्वायर, द ऑल मैटर्स दैट इज मास इज एनर्जी, एनर्जी इज मास, दैट्स इट, एक लाइन में, समझ रहे हो? अब उसी में से कुछ मास, बिग बैंग थ्योरी तो वेल वेरीफाइड है ना, उसी में से कुछ मास जी जब धीरे धीरे ग्रेविटेशनल पुल काम किया तो आपस में कलेक्ट होने लगा, बहुत डेंस मास बना, बहुत हाई डेंस हुआ तो फ्रिक्शन बढ़ा वहां पे, उस रीजन में टेम्परेचर बढ़ा तो ब्लास्ट किया तो बहुत छोटे छोटे आए, वापस में फिर रोटेट करने लगे, रोटेट करते 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 धीरे धीरे ठंडा हुआ, कोल्ड हुआ, फिर वो इन्वायरमेंटल सुटेबल कंडीशन बनता है, क्रिएचर्स आते हैं, ऑक्सीजन, उस पहले कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट होता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर क्रिएचर्स आते हैं, दैट हाउ द ज्योग्राफी वाज, वो ना फॉर्मेशन ऑफ अर्थ का जो कॉन्सेप्ट है बिग बैंग थ्योरी। सो दैट साउंड्स यस लॉजिकल अकॉर्डिंग टू साइंस, तो उसमें कुछ गलत नहीं होता, यस एक एक बात का उसमें कारण लिखा हुआ है कैसे हो रहा है, ऑल आर वेल वेरीफाइड एंड बिलीव्ड टू साइंस। यस तो अभी तक तो वही है, बिग बैंग थ्योरी है यूनिवर्स का, क्रिएशन का, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ साइंस। अब मैं उसमें धर्मवाद विवाद पे नहीं, अब मान लो एक अलग अलग लोग अगर रिलीजन के अलग अलग लॉजिक दे दे कि भाई हमारे साहित्य में ये लिखा है, कि कोई कहे हमारे साहित्य में ये लिखा है लिटरेचर में, तो मैं उधर नहीं, फालतू है, ब्राह्मण कहाँ से बुद्धिमान हो? मतलब समझ लो, एक ब्राह्मण ने या एक मुस्लिम लीडर ने या जो भी उनका रिलीजियस है, क्या कहते हैं उनको, धर्मगुरु को क्या कहते हैं, पोप्स कहते हैं उसमें, क्रिश्चियनिटी में, हिंदू में जैसे पंडित हो गया, मुस्लिम में क्या नाम है उनका, मैं भूल जाता हूँ। सानिया, कैन यू रिमाइंड मी? ना या मुफ्ती सर, क्या? मुफ्ती बेसिकली हमारा मुफ्ती हाँ इसका मुफ्ती, चलता है। yes, मुफ्ती, हाँ। तो अब उन लोगों ने अपना अपना लिखा है, तो बीइंग ए कैंडिडेट ऑफ माई साइंस, मैं किसी रिलीजन्स को नहीं कुछ कह रहा हूँ, मतलब मैं ये कैसे मान लूं, मतलब उस व्यक्ति, किसी ने क्या लिखा है अब रामायण में या कुरान में यूनिवर्स के बारे में, उसको बिना साइंटिफिकल एविडेंस पे मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो साइंटिफिक एविडेंस ही मानूंगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब अगर किसी भी धार्मिक पुस्तक में लिखा हो कि एक व्यक्ति चमत्कारी आया और उसने चमत्कार किया और कोई लॉजिक नहीं है, तो मैं तो उसको अंधावक ब्लाइंडली तो नहीं मान सकता जब तक कोई लॉजिक ना
तो फिलहाल आप साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस पे भरोसा कीजिए, बाकी चीजों को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा सर, आइंस्टीन सर एक क्वेश्चन था, जो ऐसा बोला जाता है कि हम लोग मंदिर जाते हैं या फिर मुस्लिम लोग मस्जिद जाते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी निकलता है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी हम लोग गेन करते हैं, तो क्या साइंटिफिकली ऐसा होता है? पॉजिटिव एनर्जी देखिए, वो नेगेटिव। हाँ, इस पे मैं अपना वही लॉजिक जरूर दे सकता हूँ। ये सवाल बहुत जनरल है। देखो, पॉजिटिव एनर्जी आता नहीं है। देखो, मैं कह रहा था कैसे आता है। मुझे थोड़ा वीडियो ऑन करने तो बहुत अच्छा सवाल पूछा, कि बहुत लोगों का शायद सवाल होगा, है ना? बहुत लोगों का सवाल ये, कितने लोगों का ये सवाल है ऐसा कि भाई ऐसा तो होता है। कभी आपने फिल्म में भी क्या होगा, आपने अपने पूजा पाठ या अपने जो भी धर्म को आप मानते हैं तो थोड़ा ऐसा ऊर्जा मिला होगा, उस दिन थोड़ा वाइब अच्छा है। कितने लोग ऐसा मानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए, फिर मैं बताता हूँ एक्चुअली माइंडसेट हुआ ना कितने सर, लोग। हाँ, माइंडसेट हुआ ना सर कि वैसा नहीं ठीक नहीं, से। मैं आंसर अभी नहीं मांग रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कितने लोगों ने ऐसा फील किया। मैं अपना उस पर दलील दे रहा हूँ, मैं दूंगा हाँ आंसर। सर, हम करते हैं सर। हाथ खड़ा कीजिए जितने लोग ऐसा मानते हैं। आई विल गिव माई ऑन। मैं सबका एक्सप्लेनेशन तो नहीं ले सकता, फिर क्लास इधर उधर चला जाएगा। बट चलिए, अच्छा है, न्यूक्लियर पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस बना द मोस्ट फंडामेंटल थिंग, पूरा दुनिया उसी से बना है। बहुत लोग मानता है ऐसा। आराधना में पूजा, रिंकू, विकास, सानिया, यू डोंट बिलीव? यू हैव नेवर गॉट दोज पॉजिटिव एनर्जी? नहीं सर, मैं न्यूट्रल हूँ इस मामले में। तुम तो मतलब क्या ही बोलो, एग्जैक्टली तुमने सही कहा, तुम न्यूट्रल सर आदमी। वो मेरा मूड मेरे सराउंडिंग पर डिपेंड करता है। मेरा मूड अच्छा है तो सब अच्छा है, मेरा मूड खराब है तो सब। Once you get some good food and everything will be positive, right? Exactly, पढ़ने का बात आ जाए तो exactly. everything is negative going. हाँ, सब खराब। ओके, तो देखो ऐसा है, दरअसल उसका लॉजिक ऐसा है, आप लोगों को जो फील होता है, दरअसल आप उस दिन नहा के जाते हैं मस्जिद, मंदिर, मस्जिद, जहाँ भी जाते हैं, नहाते हैं या नहीं? नहाते हो या नहीं? तो जब तुम नहाते हो तो बॉडी में वाटर जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है तुम्हारे एनर्जी, बॉडी को कुछ एनर्जी ट्रांसफर करता है, तो उससे तुम्हारे शरीर का ऊर्जा लेवल बढ़ जाता है। दूसरा, उस दिन तुम फास्ट भी करते हो 10, 11, 12, जब तक पूजा ना हो जाए, तो बॉडी डिटॉक्सिक होता है, तो उससे भी एनर्जी रिलीज होता है। तो काफी बॉडी को जब टाइम मिलता है, जो एनर्जी उसने इतने दिनों में कंजम्पशन किया है उसको यूज करके सर्कुलेट करने में, तो फास्ट सर्कुलेशन होता है। इसलिए देखना, वो लोग फास्टिंग करते बीपी बढ़ जाता है, या फिर वो बहुत जोर से सांस लेने लगते हैं बहुत लंबा, अगर उनको फास्टिंग का हैबिट नहीं है, खाना नहीं खा रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि वो बॉडी का सर्कुलेशन तेज हो जाता है, क्योंकि जो आपके जो माइक्रोबीज हैं उनको खाना तोड़ने के बजाय उस दिन खाना ही नहीं मिला है, तो वो बाकी काम में लगे हुए हैं आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में, तो इसलिए भी बॉडी इफेक्टिवली ज्यादा काम करता है। हाँ, बशर्ते वो स्वस्थ व्यक्ति हो, मैं बीमार व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, वो स्पेशल केस में आ जाएगा फिर, समझ रहे हैं? तो आपको ऐसा फील होता है कि ऊर्जा। दूसरा जो माइंड सेट उन्होंने विकास ने कहा कि आप उस दिन ऐसा मानते हैं कि आपके साथ अच्छा होगा, ये भी तीसरा फैक्टर है। समझ रहे हैं? बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। आप रोज नहाओ, आप रोज नहाओ ना, आप रोज नहाओ ना, सुबह 6 बजे आप इतने सुबह 6 ठंडे में बजे आप नहाओ, इतने ठंडे में नहाओ, योगा करो आप 5 योगा मिनट, करो आप 5 मिनट, आप ध्यान करो, आप ध्यान एक्सरसाइज, करो, एक्सरसाइज, ब्लड सर सर्कुलेशन अपना अच्छा ये होता है। बहुत रिलेटेड है सर, ये तो सोच पर है ही, माइंडसेट है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम उन्होंने जो कहा कि फील होता है मूड पर, ये वो ऐसा भी नहीं है, बस है कि आपको इसको ये भी बोल सकते हैं सर, न्यूक्लियर फिजिक्स आप पढ़ा रहे हैं तो कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित रचित इति अधम शरीरा। मैंने वही तो कहा कि जब पानी आप बॉडी पे टच होता टीसी है दयाल में ये तो है बहुत भी कम सर, है। ये लाइन आप देखे होंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के टीसी दयाल के बुक में, पार्टिकल फिजिक्स में है सर ये लाइन आई नो इट, कि यस, मेरे सामने डीसी त्याल रखा हुआ है, ख्याल रखा हुआ है भाई। सो दिस इज डीसी So त्याल, this is basic ख्याल, कैन यू सी गाइस? हाँ can you see guys? यस यस, Yes, मैंने पढ़ा है। मैंने पढ़ा है। वेयर इज दैट Where is लाइन? that line? पार्टिकल फिजिक्स वाले चैप्टर इसमें होगा सर। हाँ एग्जैक्टली, मैंने Exactly, इसमें पहला लाइन वही इसमें बोला पहला था। लाइन वही बोला।
जब पानी आपके शरीर को टच ऑब्वियसली। तो एनर्जी का और आदान नेचर और प्रदान फिजिक्स अलग कहाँ है सर? और अपना ये भी बहुत रिलेटेड है सर, आध्यात्म भी बहुत रिलेटेड है। आई एग्रीड वहां तक जहां तक साइंस को करता है, नॉट बियॉन्ड। चैप्टर 18। यस, देखो चैप्टर 18 जो है एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स, उसमें यहाँ पे यहाँ लास्ट पैराग्राफ में ये अकॉर्डिंग टू द, इस पे लिखा हुआ है, सच ये लिखा हुआ है जो उन्होंने याद दिलाया, लिखा है अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर द फिजिकल वर्ल्ड इज कंपोज्ड ऑफ 5 भूताज बेसिक एलिमेंट्स। भूताज मीन्स बेसिक एलिमेंट्स। पहला है क्षिति मीन्स अर्थ, दूसरा है अप मीन्स वाटर, तीसरा है तेजस फायर, चौथा है वायु मीन्स एयर, एंड पांचवा है आकाशा मीन्स, आकाश मीन्स कोई ईथर, जो मीडियम ईथर कह लो, और पंच, इसी को पंच तत्व कहते हैं, पंच तत्वाज। पंच तत्वाज मीन्स वही क्षिति जल पावक गगन समीरा। The 5 elements theory of matter is based upon the fact that our senses are being affected by the bhutas in 5 different ways. इनको ही मिला के कंपोस्ट करके क्यों बोला गया एंशिएंट लिटरेचर में, क्यों लोगों ने ये एक्सपेरिमेंटल उन लोगों ने फील किया, क्यों? क्योंकि देखो हमारे जो 5 हैं ऑर्गन्स है हमारे बॉडी, जैसे आई जो सेंसेशन ऑर्गन है, आंख है, कान है, ये जो भी है, ये सब जो है इन्हीं 5 चीजों को सेंस कर पाता है ना? पानी लो शरीर में ठंडा पानी, जाओ बाथरूम में उजलो एक मग, देखो अभी बॉडी रिएक्शन कैसे सेंस करता है। आग छू के देख लो जाके, गैस जला के हाथ पे रख के 10 मिनट। तीसरा आकाश, आकाश को ऑब्जर्व कर लो, यू विल गेट सम सेंसेशन। चौथा है क्षितिज अर्थ, जिस पर आप खड़ा है। पांचवा है वायु एयर, बंद करके देख लो सांस। तो इसमें बड़ा अच्छा लाइन लिखा है, द 5 elements theory of matter is based upon the fact that our senses are being affected by the bhutas in 5 different ways. इन्हीं के द्वारा हमारा सेंस डिफरेंट तरीके से अफेक्टेड होता है। आगे लिखा है, these elements were not considered as ordinary earth, water, fire, air and ether, but as basic principles. These may represent the solid, liquid, plasma, gases and field states of matter respectively. समझ रहे हो? According to the recent studies, the fundamental constituent of matter are 3 generations of leptons and 3 generations of quarks. We'll read about them. बस yes, it is written there. बहुत पॉपुलर बुक है भाई, न्यूक्लियर फिजिक्स का डिटेल, one of the most. सर न्यूक्लियर फ्यूजन का अगर बात करें सर, तो गॉडेस दुर्गा एग्जाम्पल नहीं होगा क्या न्यूक्लियर फ्यूजन का? नहीं, अभी ये ज्यादा होगा। नहीं ज्यादा नहीं होगा सर, हम देखें सर, एक सेमिनार देखें सर, नहीं, और उस सेमिनार में पूरा ये देखें सर कि कैसे उसको रिलेट किया। नहीं मैं हम लोग डिटेल हो रहे सर, अलग बात है, हम लोग अपने सब्जेक्ट पे हैं। नहीं वो ज्यादा व्यक्तित्व पर्सनल है, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। वो अलग हैं, अपनी जगह पे हैं, जो भी लोग कहते हैं सुनता है, मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करूंगा। मैं किसी भी धर्म पे कमेंट नहीं करता। आइडियली अगर कुछ पॉजिटिव मिलता है तो मैं ऑल रिलीजन को एक्सेप्ट करता हूँ न्यूट्रली, मैं व्यक्तिगत अपना बता रहा हूँ। बट अगर कोई भी धर्म में कुछ नेगेटिव मिलता है तो मैं फिर उसको नहीं मानता, चाहे मैं खुद उस धर्म का फॉलोअर क्यों ना। हाँ, एक्सेप्ट जब तक अगला कोई वार ना कर दे आप पे। वार की स्थिति में सेल्फ डिफेंस तो है ही, चाहे वो अगला कोई भी धर्म का हो। समझ पा रहे हैं? तो वो छोड़ के, कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ के, बाकी मुझे कोई इशू नहीं। अगर ऐसा है, बिल्कुल लोग मानते हैं अलग अलग अपना सब में, कि भाई किसी जैसे है ना बहुत सारा प्लेस। जैसे मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ। मैं रिसेंटली अभी 1 महीना तकरीबन पहले छिन्नमस्तिका मंदिर है रजरप्पा, झारखंड में जो लोग हैं उनको मालूम होगा।
सो 1 में से एक सिद्धपीठ लोग मानते हैं, अब उसकी अपनी अलग अलग स्टोरेज है। अब वो स्टोरेज कितनी सत्य है उसका वीडियो तो है नहीं, तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट मैं गया था, सुबह ठंड पानी में नहा के पूजा वूजा किया। वहां पे मैंने ऐसा पर्सनली महसूस किया कि मैंने मैंने कुछ विशेष मांगे थे, और वो लिटरली 1 महीने के अंदर, 20 दिन के अंदर, जो कई 1.5 साल से रुके हुए थे, वो पूरा हो गया। अब वो अगेन मैं इस पे कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, भाई हो सके उस काम का पूरा होने का वही डेट इसलिए हो गया। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं आप गए थे इसलिए ही हुआ, नहीं जाते तो नहीं होता। तो अब ये वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है। रिवर्स इसको अब फिर तो वही बात हो गया ना कि चलिए एक और मन्नत मांगते हैं, 2 और फिर जाते हैं, फिर करते हैं, फिर देखते हैं 10 दिन में हुआ कि नहीं, फिर तीसरा मांगते हैं, ऐसा बार 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 हर बार सब पूरा हो गया। देन साइंस तो इसी को है ना, साइंस का नाम है कि अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं और सेम रिजल्ट आता है मल्टीपल टाइम्स, मे बी n टाइम्स, 1000 टाइम्स, 100 टाइम्स, ऑल टाइम यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, कांस्टेंट रिजल्ट, तभी साइंस उसको मानता है। लेकिन रिलीजियस केसेस में ये चीज नहीं है, इसलिए साइंस उसको अपने में इंक्लूड नहीं करता है। जैसे आपने कहीं गया, कोई चीज आपका लटका हुआ था, पूरा हो गया जाने के बाद, तो आप सेम फिर मांग के देखिए उतना ही लेवल का एक चीज, फिर जाइए देखिए 10 दिन में हो रहा है। थर्ड टाइम कुछ मांगिए, 4, 5, 6, 7 या 10 अलग अलग लोगों को सेम मनोकामना मंगवाइए और उनको ही भेजिए। मान लीजिए 100 लोग गया, क्रिकेट में सट्टा लगाता है, 1 करोड़ लोग गया, एक सबने मांगा कि भाई मेरा आज 1 करोड़ जिता दो, एक उसमें से जीत गया, तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी कहती है एक जीतना ही था किसी को। क्या करोड़ों को मिला 1-1 करोड़? क्या सबने जीता? तो चलिए रोज भेजवाइए एक्सपेरिमेंट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर साइंस नहीं मानता इसको। सो इसलिए मैं उस पर कुछ भी कमेंट हार्डकोर नहीं कह सकता, वरना ऐसा होता तो मैं तुम लोग को क्लास क्यों ले रहा होता भाई। मैं सबको उठाता और किसी धार्मिक स्थल पे ले जाता, एक बस बुक करता, ले जाता और सबको लाइन से बीस मंगवा देता, 500 में ही हो जाता हो जाता ना, सब्जेक्ट पास। बोला हाँ या ना? देखिए एक आस्था है वो बस, और अगर आस्था आपको रखना है तो मेरे विचार से, मेरे व्यक्तिगत राय से, सबकी राय अलग हो सकती है, आप लोग बहुत बड़े लोग हैं, सारे उम्र में बहुत बड़े बड़े हैं, बच्चे नहीं। आस्था इज बिलीव एंड बिलीव इज व्हाट यू डू, सो वर्क हार्ड। घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे, 22 घंटे, 20 घंटे, नींद चैन त्यागो तुम, है ना लाइन, जब तक सफल नहीं हो जाओ नींद चैन त्यागो तुम, काइंड ऑफ कुछ अमिताभ बच्चन के पिताजी का, हरिवंश राय बच्चन का डायलॉग था ना। था ना कुछ भाई? असफलता एक चुनौती वाला हाँ याद है आपको? याद है आपको? हाँ सर याद। बताइए, सुनाइए भाई, बोलिए। दीजिए सर, रहने दीजिए सर, आगे बढ़ो। नहीं नहीं, वो काफी मोटिवेटिंग लाइन। हाँ, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहाँ चूक हुई सोचो और विचार करो, नन्ही चींटी दाना लेकर जब चढ़ती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। अगला लाइन थोड़ा भूल रहे हैं सर, लेकिन याद है मोटा मोटी, थोड़ा भूल रहे। ये ऐसा ही कुछ है, उसकी मेहनत अब बेकार नहीं होती, इस तरह से कुछ है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होते, काइंड ऑफ। सो अगेन, सो बिलीव्स ऑन योरसेल्फ, on your works, definitely whatever positive energy is there in the earth, it will come to you, it will connect to you, समझ रहे हो? So works hard as much as you can do, everything will be yours, ठीक है? समझ पा रहे हैं? So I hope बाइंडिंग एनर्जी में आज हम लोग बहुत कुछ डिस्कशन कर लिया, sometime it's required, being a student of science, ठीक है? सो टुमारो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेसिक्स में ही। बहुत इसमें जो है ना, इस वाले नोट्स में ये जो कॉन्सेप्ट पार्ट है काफी अच्छा से दिया हुआ है,
एकदम बहुत बेसिक से, क्लास 12 का अगर किसी को नहीं आता है तो बहुत अच्छा से, इसलिए हम लोग इसका जो पहला पार्ट है ये बेसिक्स वाला, इसको यहाँ से भी एक बार देख लेंगे हम। सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला में जाने से पहले यहाँ तक, ठीक है। मैं सोचा था आज ही खत्म कर दूंगा, बट थोड़ा डिस्कशन आज अलग साइड में चला गया, नहीं ये थोड़ा सा हाई हो जाता। एनीवे, कल हम लोग जल्दी फास्टली इसको कवर कर लेंगे। कल हम लोग बेसिक्स का सारा खत्म कर देंगे, पूरा मेरा कोशिश रहेगा कल बेसिक्स पूरा खत्म हो जाए, ठीक है। क्लियर है सबको? किसी को कोई भी सवाल पूछना है तो पूछिए। विल मीट टुमारो एट 7। तब तक रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं। किसी को कोई भी सवाल